एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट ट्विंकल झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल जुडिशरी प्लस। हम लोगों ने ऑलरेडी आर्टिकल 16 तक कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल 17 और 18 वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये प्री के पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है बट मीन्स के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप बेयर एक्ट से रीड करोगे तो वो आर्टिकल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो चलिए हम आते हैं आज के टॉपिक पे, जो है आर्टिकल 19। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे ये सबसे ज़्यादा कंसर्न थे दो चीज़ों को लेकर कि हमारी जो नागरिक है, हमारे जो सिटीज़न है, उनको दो बेसिक राइट्स तो होने ही चाहिए, जो कि है पहला राइट टू लाइफ। हर एक नागरिक और इवन जो नागरिक नहीं है उनके पास भी राइट टू लाइफ होना चाहिए। सबके पास लाइफ का अधिकार होना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट उन लोगों ने कंसिडर की थी वो थी फ्रीडम का हक, आज़ादी का अधिकार। क्योंकि ऑलरेडी हमने 200 साल, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स हम ब्रिटिश के अंदर रहे थे, और जिसमें कि हम लोगों ने बहुत ही सफ़र किया था। और उसके कारण हम जानते थे कि फ्रीडम की महत्व क्या है, कितनी ज़रूरत है एक नागरिक को फ्रीडम की। इसीलिए जो फ्रेमर्स थे उन लोगों ने ये दो बेसिक राइट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और सबसे ज़्यादा टाइम भी इसी मूल अधिकार के, ये जो दो मूल अधिकार है हमारे, राइट टू लाइफ और फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ये दोनों चीज़ों पे उन्होंने सबसे ज़्यादा समय लगाया और सबसे ज़्यादा डिबेट भी इन दोनों चीज़ों को लेकर ही हुई थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इतने सारे मशक्क़त के बाद, इतने सारे डिबेट के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने कौन सी फंडामेंटल फ्रीडम्स जो थी वो हमारे लिए डिसाइड की थी। तो बेसिकली ये जो फ्रीडम्स थे, ये 7 फ्रीडम्स दिए गए थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट लेटर ऑन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो फ्रीडम था, फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, वो 44th अमेंडमेंट में डिलीट हो गया। जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने वेरियस अमेंडमेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत सारी चीज़ें चेंज की थी, उसी वक्त राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो फ्रीडम थी उसको भी हटा दिया गया था हमारे फंडामेंटल राइट से, और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया जो कि आर्टिकल 300A में दिया गया है। अब प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि आज़ादी के बाद हमें बहुत सारी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत थी और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की ज़रूरत पड़ रही थी। बट उसके लिए सरकार को ज़मीन चाहिए होती है, और वो अगर ज़मीन जो है, अगर प्रॉपर्टी जो है हमारे फंडामेंटल में रहती थी, फंडामेंटल राइट्स रहती थी, तो ये हमें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती थी गवर्नमेंट को एक्वायर करने के लिए प्रॉपर्टी, और इससे डेवलपमेंट का कार्य जो था स्लो डाउन हो सकता था। इसीलिए आगे की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि फ्रीडम जो है हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो देना चाहिए बट हम इसको फंडामेंटल राइट नहीं दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो है फंडामेंटल राइट से हटा दिया और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास आज के टाइम पे कितनी सारी फ्रीडम्स हैं। तो सबसे पहला जो फ्रीडम है, जो मेजर है, जो सबसे मेन है, जिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, वो है 19(1)A में, जो कि है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर हमारा सेकंड जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज B, ये बताता है हमारे पास राइट टू असेंबल भी है, राइट टू असेंबली। देन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C जो हमें बताता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के बारे में। फिर 19 क्लॉज 1 क्लॉज D हमें बताता है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं पूरी कंट्री में। फिर हमें 19(1)E बताता है कि हमारे पास राइट टू रेसिडेंस है, पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाके रिसाइड कर सकते हैं। फिर हमें 19(1)G क्या बता रहा है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस। मतलब आज के टाइम पे हमारे पास ये 6 फ्रीडम दे रखी है कि हमारे पास फ्रीडम है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये फ्रीडम जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रेस्ट्रिक्टेड है, वो हम आगे देखेंगे। तो हमारे पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम असेंबल हो सकते हैं कहीं पे भी, किसी टॉपिक से रिलेटेड बात को लेकर कुछ भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। देन हम एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हैं, हम पूरे कंट्री में कहीं मूव भी कर सकते हैं, पूरे कंट्री में कहीं अपना घर भी खरीद सकते हैं, रिसाइड भी कर सकते हैं। अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर में हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, हम रिसाइड नहीं कर सकते थे अगर वी बिलोंग टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम जम्मू एंड कश्मीर में नहीं ले सकते थे, बट जब आर्टिकल 370 अबॉलिश कर दिया गया तो अब ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। फिर हम कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन या कोई भी ट्रेड या कोई भी बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं, बट ये लॉफुल होना चाहिए।
तो वैसे ही कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए, जैसे कि हमें फ्रीडम्स मिले हैं वैसे ही स्टेट के पास भी पावर है कि जो हमारे फ्रीडम है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि हम स्टेट किस किस चीज़ों को लेकर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है हमारे फ्रीडम्स के ऊपर। इस चीज़ पे भी बहुत डिस्कशन चला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स जो है वो हम गिने चुने दे रहे हैं अपने नागरिक को, उसमें भी इसको रेस्ट्रिक्टेड बना ज़रा ज़रूरी है क्या? हम अपने सिटीजन को एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दे सकते हैं क्या? अगर हम उसको उसमें भी रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उसमें भी इतने सब्जेक्ट्स डाल देंगे, सब्जेक्ट टू दिस एंड दैट, देन तो फिर हमारा जो कुछ हमारे पास फ्रीडम ही नहीं बचा। तो इसके पीछे भी बहुत सारे डिबेट हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली जो बी आर अम्बेडकर साहब का ड्राफ्ट था वो एक्सेप्ट हो गया था। तो हम चलिए अभी डिस्कस करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि है अभिव्यक्ता का अधिकार, हमें अभिव्यक्ता का अधिकार दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में, ठीक है, लेकिन इसके रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। जैसा कि मैंने आपके सबके साथ डिस्कस किया कि जैसे हमें फ्रीडम्स मिले हैं उसमें स्टेट्स को भी कुछ राइट मिले हैं कि वो कर्टेल कर सकते हैं हमारे फ्रीडम इन सर्टन सर्कमस्टांसेस में। तो 8 पॉइंट्स दी गई है 19 क्लॉज 2 में, जिसमें कि स्टेट जो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है, स्टेट की सिक्योरिटी अफेक्ट हो रही है हमारी किसी स्पीच से या हमारे कोई एक्सप्रेशन से, ठीक है, तो फिर स्टेट जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। सेकेंड इज फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ फॉरेन स्टेट। अब हम कुछ भी एक्सप्रेस करेंगे, हम कुछ भी स्पीच में अपने बोलेंगे, तो हमारा जो स्पीच और एक्सप्रेशन है वो उतना ही रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ फॉरेन स्टेट खराब नहीं करना चाहिए। अगर किसी फॉरेन स्टेट से हमारी फ्रेंडली रिलेशनशिप है तो हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे ये फ्रेंडली रिलेशनशिप एनिमी में बदल जाए या कोई मनमुटाव आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है किसी इंडिविजुअल पे। देन द थर्ड पॉइंट इज पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है हमारे स्पीच एंड एक्सप्रेशन के फ्रीडम्स पे। देन फोर्थ पॉइंट इज डिसेंसी एंड मोरालिटी। अब कुछ भी हम बोलेंगे तो ऑब्सीन चीज़ें नहीं ला सकते हैं। डिसेंसी को मेंटेन करके, मोरालिटी को मेंटेन करके ही हम अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हमें आज़ादी मिल गई है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ता का अधिकार है, तो हम कुछ भी बोलेंगे, जो हमारे मुंह में आया हमने बोल दिया, ऐसा नहीं है। हम डिसेंसी और मोरालिटी को ध्यान में रखकर ही बोलेंगे। देन द फिफ्थ पॉइंट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं कर सकते हम, कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते हैं हम अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार। ऐसा नहीं है कि आप जाके कल आपने जज को कुछ भी बोल दिया, कुछ भी उपशब्द यूज़ किए उनके लिए और कुछ भी कोर्ट के बारे में कुछ भी बोल दिया और आप बोल रहे हो कि हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो हमारे पास राइट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। देन द सिक्स्थ पॉइंट इज डिफमेशन। डिफमेशन भी नहीं कर सकते हो आप, किसी इंसान की फेम नहीं कर सकते हो आप अपने स्पीच और एक्सप्रेशन का यूज़ करके। अब डिफेमेशन में भी 10 एक्सेप्शन दे रखे हैं आईपीसी में, उन सब में फॉल होता है तो आपका डिफेमेशन नहीं आता है, तो फिर आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर ट्रूथ हो, चीज़ें सही आप बोल रहे हो, तो फिर आपके पास डिफेंस है। तो ऐसी और भी डिफेंस है। तो डिफेमेशन अगर ये एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा है और वो डिफेमेशन का केस हो रहा है तो भी स्ट्रेट आप पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। देन इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस एंड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ना ही हम कोई ऑफेंस करवा सकते हैं अपने स्पीच से, जैसे सेडिशन का एक 124A में आईपीसी के दे रखा है सेडिशन का एक क्राइम जो कि देश के अगेंस्ट किसी को भड़काता है, बढ़ावा देता है इन सब चीज़ों को, तो उसको सेडिशन के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये भी नहीं कर सकते हो आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ करके। फिर इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे भी बातें नहीं कर सकते, उसको भी आप नीचा नहीं दिखा सकते अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे डाल के। तो जब डिस्कशन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो क्या हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट देने चाहिए, तो डिसाइड हुआ फाइनली कि नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये जो 8 चीज़ें हैं इस पे तो रेस्ट्रिक्शन लगाना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज ब्रिटिश चली गई तो हमारी जो सोसाइटी है वो क्राइम फ्री हो जाएगी, ऐसा नहीं है, वो आज भी वैसी रहेगी। तो हमारे रेस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी है स्टेट को इस पे कि आप ये 8 चीज़ें वॉयलेट नहीं कर सकते हो, तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसीलिए हम आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दे सकते। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये भी बहुत डिस्कस हुआ था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के ज़माने में, उस वक्त भी, क्योंकि प्रेस के थ्रू ही तो इंसान अपनी स्पीच एक्सप्रेस करता है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है।
लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टर ने ये डिसाइड किया कि हमें एक्स्ट्रा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ना वो इम्प्लाइड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, क्योंकि वो भी स्पीच या एक्सप्रेशन के थ्रू ही अपनी इन्फॉर्मेशन या अपना मैसेज जो भी है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये उनकी फ्रीडम जो है वो भी इंडिविजुअल के राइट के अंदर ही आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी लोग हैं, वहाँ पे भी जो प्रेस चलाते हैं वो भी इंडिविजुअल है, तो उनकी राइट भी इसमें कवर्ड हो जाएगी। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस को माना जा सकता है, ये एक्सप्रेसली लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या आ सकता है, इसमें ये भी इंक्लूड हो सकता है कि कोई भी वर्ड ऑफ माउथ होता है, कोई भी चीज़ हम राइटिंग में लिखते हैं, प्रिंटिंग करवाते हैं, पेंटिंग करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, या किसी भी अनदर मैनर में एक्सप्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आती है। स्पीच में माउथ ऑफ वर्ड्स आता है एंड एक्सप्रेशन एक वाइडर टर्म है जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, राइटिंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर्स और एनी अनदर मैनर जो कि फ्यूचर में अराइज हो सकता है, जो कि एक्सप्रेशन में आ सकता है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जो कि 1962 का केस है, इसमें क्या हेल्ड हुआ था। तो एक वीकली जर्नल था जिसका नाम था क्रॉस रोड, वो प्रिंट होता था और पब्लिश होता था बॉम्बे में, ठीक है। तो मद्रास गवर्नमेंट जो था अपना ऑर्डर देके उसने प्रोहिबिट कर दिया सर्कुलेशन इस जर्नल का मद्रास में, और इस ऑर्डर को जो था वो चैलेंज कर दिया गया कि ये एक वॉयलेटिव है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंदर, कि आप इसका जो पब्लिकेशन और सर्कुलेशन है मद्रास में आप नहीं रोक सकते हैं, ये आप कर्टेल कर रहे हो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मद्रास गवर्नमेंट को कि मद्रास गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये टेक अवे कर रहा है राइट टू सर्कुलेशन विच इज़ अवेलेबल टू द प्रेस। जैसे कि मैंने आपको प्रेस की फ्रीडम के बारे में डिस्कस किया कि ये इम्प्लिसिट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में, तो इस केस में यही हेल्ड हुआ था कि आप फ्रीडम ऑफ प्रेस कर्टेल नहीं कर सकते हो, ये उनकी राइट है सर्कुलेट करने के लिए और पब्लिश करने के लिए न्यूज़पेपर इन देयर लोकेलिटी और इन मद्रास स्टेट। तो ये हुआ था हमारा रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में। देन जो सेकेंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था वो था बेनेट कॉलमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 का केस था। इसमें जो थी जो वैलिडिटी ऑफ द न्यूज़ प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर विच फिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस 10 पेजेस इन न्यूज़पेपर कुड पब्लिश वॉज चैलेंज वॉयलेटिव फंडामेंटल राइट। इस केस में क्या हुआ था कि इन्होंने फिक्स कर दिया था कि आप नंबर ऑफ पेजेस जो है 10 पेजेस से ज़्यादा आप नहीं छाप सकते हो न्यूज़पेपर में। तो इसको चैलेंज कर दिया गया था कि ये हमारे जो है राइट ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर रहा है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। तो फिर गवर्नमेंट ने अपने आप को डिफेंड किया और बोला ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं ये इसलिए लिए जा रहे हैं कि ये स्मॉल न्यूज़पेपर को हेल्प करेंगे ग्रो करने में और बिग न्यूज़पेपर की मोनोपोली को प्रिवेंट करेंगे। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि न्यूज़ प्रिंट पॉलिसी जो है was not reasonable restriction within the ambit of 19 clause 2, ठीक है। आप 19 क्लॉज 2 के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस है बस वही लगा सकते हो। आप पेपर लिमिट, पेज लिमिट, ये कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है 19 क्लॉज 2 में। तो आप ऐसे कोई अपने से नई रेस्ट्रिक्शन बना के आप नहीं लगा सकते हो और आप उनकी फ्रीडम कर्टेल नहीं कर सकते हो। तो जो द न्यूज़ प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर था जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस 10 जो थे जो लिमिट कर दिया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर दिया गया। Then the again third important case was Indian Express न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री जो है उसको ग्रांट नहीं किया जाना चाहिए एग्जेम्पशन टैक्सेशन से, लेकिन जो पावर है एक्सरसाइज करने का, टैक्स इम्पोज करने का, ये सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय द कोर्ट है कि कोर्ट स्क्रूटनाइज करेगा कि कितना टैक्स आप इस पे इम्पोज कर सकते हो। गवर्नमेंट जो है उसको कॉशियस होना पड़ेगा जब आप लेवी कर रहे हो ना टैक्स इन मैटर पे, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री पे, तो आपको ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा वाइल लेविंग टैक्स ऑन अदर मैटर। जब आप अदर मैटर पे टैक्स लेवी करते हो और आप जब न्यूज़पेपर इंडस्ट्री पे टैक्स लेवी करते हो तो आपको मोर केयरफुल होना होगा, मोर कॉशियस होना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय द कोर्ट है। कोर्ट इस पे चेक कर सकती है कि आप कितना टैक्स लेवी कर रहे हो। तो ये जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था ये बेसिकली जो था वो टैक्स से रिलेटेड था कि आप कुछ भी अनयूजुअल, कुछ भी एक्स्ट्रा ज़्यादा टैक्स आप नहीं लगा सकते हो बस इसलिए कि
इनडायरेक्टली आप कर्टेल करना चाहते हो प्रेस की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ज़्यादा टैक्स लगा के। इसीलिए जब आप भी टैक्स लगाओगे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री पे तो आपको ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा, और आर्बिट्ररी आप टैक्स नहीं लगा सकते हो क्योंकि कोर्ट इस पर एक्शन ले सकती है, स्क्रूटनाइज कर सकती है। फिर हमारा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था जो विजय एमेनुअल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था, 1987 का केस। इसको नेशनल एंथम केस भी बोलते हैं क्योंकि इस केस में क्या हुआ था, अब आप जैसे सिनेमा हॉल में जाते हो और वहाँ नेशनल एंथम होता है और आप उसको नेशनल एंथम खड़े तो होते हो बट आप सिंग नहीं करते हो, तो इस केस में आपके पास राइट है कि आप स्टैंड हो सकते हो, आप सिंग नहीं कर सकते हो। ये इस केस के बाद ही आया था। अगर ये केस में ऐसा हेल्ड नहीं होता तो आपके पास भी राइट नहीं होती, आपको भी लोग पकड़ के ले जाते पुलिस वाले कि आपने जो है नेशनल एंथम का अपमान किया है। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, इस केस में 2 बच्चे थे जो जवोहा कम्युनिटी के बच्चे थे, ठीक है। इस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो मेजरली जो है वो बस मूर्ति पूजन करते हैं, वो जो है भगवान को मानते हैं, वो ये नेशनल सॉन्ग और इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। तो ये जो 2 बच्चे थे वो अपने स्कूल में एट द टाइम ऑफ नेशनल एंथम वो खड़े तो थे लेकिन वो सिंग नहीं कर रहे थे। तो वहाँ के जो हेडमास्टर थी उन्होंने बोला कि आपने नेशनल एंथम का अपमान किया है और केस फाइल हो गया उनके अगेंस्ट। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी हेडमास्टर्स का सपोर्ट किया और ये बोला कि यस आपने जो है नेशनल एंथम का अपमान किया है और आप इसके अंदर लाइबल होते हो। फिर केस उन्होंने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड फ्रीडम नॉट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ साइलेंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वो बच्चे जो थे वो खड़े थे, इसका मतलब ये था कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट करे, वो बस अपनी कम्युनिटी की चीज़ों को इनकरेज कर रहे थे और उनकी कम्युनिटी में ये अलाउड नहीं है इसलिए वो सिंग नहीं कर सकते थे और इसलिए वो नहीं कर रहे थे सिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। तो इसी केस में ये एवॉल्व हुआ था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड राइट टू साइलेंस समटाइम्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के जो 5 फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड एक अमेंडमेंट भी आया है जो कि मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगी। देन फ्रीडम टू फॉर्म देन फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन द G clause which is to freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade और business। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो फर्स्ट पॉइंट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मेंस में क्वेश्चन भी मेजरली यहीं से फ्रेम होते हैं। प्री में भी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं लेकिन मेंस में मेजर क्वेश्चन आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही मिलते हैं। इसलिए मैंने एक लेक्चर पूरा इस पे ही दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और आपको अच्छे से समझ में आए सारा कॉन्सेप्ट और सारे केस लॉज, क्योंकि ये सारे केस लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कोई भी सवाल आता है इस पर तो आपको ये सारे इनकॉर्पोरेट करने होंगे अपने आंसर्स में। तो आज के लिए इतना ही। आई एम ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।